सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने जो हमारा विज़न का टेस्ट नंबर 17 था उसके पार्ट नंबर 2 पर। हम फर्स्ट पार्ट जो है आपका करवा चुके हैं, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमें सिक्के सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी करवाना है मेरे को, फालतू की बकवास ना करते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिश स्पीसीज। इसमें से फिश कौन सी है भाई? जल्दी से निशान लगाओ, इनमें से फिश कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए तभी आप लगा पाओगे। देखो, इसमें से जो तिलापिया है ना, वही केवल एक फ़िश है, ठीक है। ये इंडिया की इंडिया की फर्स्ट तिलापिया जो ये फ़िश है, ये हमें कहाँ मिली है? तमिलनाडु में मिली है। कहाँ पे मिली है? ये हमें तमिलनाडु में मिली है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये फिर और चीज़ें क्या? स्टार फिश भी तो हमें फिश ही लग रही है। नहीं, स्टार फिश एक स्टार शेप्ड इकाइनोडर्म्स है, ठीक है। तो ये स्टार फिश है, ये स्टार फिश नहीं है, ये क्या है? इकाइनोडर्म है, स्टार शेप का, ठीक है। ये भी एक स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो ये काइनोडर्म है, ये फिश नहीं है। शुशुक जो आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में, शुशुक, ये जो है ना, ये एक टाइप की डॉल्फिन है, ठीक है। गैंगीज रिवर डॉल्फिन का कॉमन नेम है शुशुक, ठीक है। इसको शुशुक के नाम से भी बोलते हैं, गैंगीज रिवर डॉल्फिन को भी इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर डिब का नाम तो मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। इसको अरेबियन वुल्फ बोलते हैं, अरेबियन वुल्फ, ठीक है। अरेबियन वुल्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये किसमें है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। स्मॉलेस्ट वुल्फ है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वुल्फ है, वेस्ट एशिया में पाया जाता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है, अरेबियन वुल्फ। तो डिब जो है वो उसके लिए है, ठीक है, अरेबियन वुल्फ के लिए। तो ये सारी स्पीसीज आपको पता चल गई। तो हमें बतानी थी फिश की स्पीसीज। तो फिश की स्पीसीज कौन सी है? तिलापिया इसमें से एक फिश है जो हमें तमिलनाडु के कोस्ट पे मिली है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अरेंज दी फॉलोइंग कोल माइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो भाई, अब कोल माइंस को नॉर्थ से साउथ लगाना है। अब पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले पता ही होना चाहिए। देखो, बोकारो कहाँ पे है? सबको पता है कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। तलचर कहाँ पे है? जल्दी बताओ, तलचर कहाँ पे है? तलचर है उड़ीसा में। कहाँ पे है तलचर? उड़ीसा में। फिर है सिंगरेनी। ये सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना। ये सारी कोल माइंस है। तो ये हमें कहाँ से कहाँ लगानी है? नॉर्थ से साउथ में लगानी है। तो आप स्टेट्स भी देख सकते हो, उसके हिसाब से भी लगा सकते हो। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सबसे ऊपर होगा झारखंड, फिर उड़ीसा और फिर तेलंगाना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। देखो भाई, हमारी जो कोल माइंस है ना, वैसे लंबे समय से चल रही है, तो उसमें से कुछ तो होंगी जो ओल्ड टाइम से चल रही हैं। तो ओल्डेस्ट कोल माइंस इंडिया में कौन सी हैं? एक तो है रानीगंज कोल फील्ड, जो है हमारा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। एक है झरिया कोल फील्ड, ये कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। ध्यान रखना, ये ओल्डेस्ट है हमारी इंडिया की जो कोल माइंस है। तो ओल्डेस्ट में अगर पता चले तो कौन कौन सी है? ये है, ठीक है। अब कोल माइंस की ही बात चल रही है, तो कोल माइंस में हमने देखी ओल्डेस्ट। अब लार्जेस्ट कोल माइंस इंडिया में कौन सी है? लार्जेस्ट, जो बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो सबसे पहले आती है झरिया जो कोल फील्ड, अभी जो हमने पढ़ी झारखंड में। ये ओल्डेस्ट भी है और बड़ी भी है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया जहाँ पे कोल ग्राउंड से निकाला जाता है। एक है सिंगरौली कोल फील्ड, जो कहाँ पे है? एमपी एंड यूपी के वहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दो फील्ड सबसे बड़ी है, झरिया और सिंगरौली कोल फील्ड, ठीक है। ध्यान रखना इनको। अभी ये देखो, ये हमारी कोल फील्ड हमें दे रखी हैं। झारखंड में कौन सी हैं? जैसे कि झरिया, बोकारो अभी हमने पढ़ ली। तो ये जो और कोल फील्ड्स है, इनको भी एक बार देख लो कि ये भी झारखंड में ही पाए जाते हैं। जैसे कि जयंती कोल फील्ड, गोदा कोल फील्ड, गिरिध कोल फील्ड, रामगढ़ कोल फील्ड, ठीक है, करणपुरा कोल फील्ड और दालतोनगंज कोल फील्ड, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। और देखो, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी पाई जाती है? कोरबा कोल फील्ड। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हांसदेव अरांड कोल फील्ड कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। मांड रायगढ़ कोल फील्ड कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कोल फील्ड पाई जाती है, जैसे कि सिंगरेनी कोल फील्ड अभी हमने देखा था तेलंगाना में। कांतापल्ली कोल फील्ड, कोथागुदम कोल फील्ड, ठीक है। तो ये आंध्रा और तेलंगाना में पाई जाती है। तमिलनाडु का देखो, हमने देख लिया, नीचे दे रखा है नेवेली कोल फील्ड, ठीक है, लिग्नाइट कोल फील्ड, ठीक है। नेवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर देखो, कुछ कोल फील्ड जो है उड़ीसा में भी है, जैसे कि झारसुगुड़ा कोल फील्ड, रामपिया कोल फील्ड, तलचर अभी हमने पढ़ा था, आईबी वैली कोल फील्ड, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। ध्यान रखना, तलचर कहाँ पे? उड़ीसा में है। फिर असम में कौन कौन सी है? देखो, असम की अभी तक हमने नहीं पढ़ी। एक है लखीमपुर, एक है लेडो, एक है माकुम, एक है नजीरा, एक है जानजी कोल फील्ड, ठीक है।
और भाई ये देखो ये कौन से, ये मेघालय की कोल्ड फील्ड हैं, जैसे कि मेघालय में दिख रही है आपको गारो हिल्स, खासी एंड जंतिया हिल्स में कौन से है, दारनगिरी गारो हिल्स में है। माओलोंग एंड लैंगरिन कोल्ड फील्ड्स कहाँ पे हैं, चेरापूंजी कोल्ड फील्ड्स हैं, लियो ट्राइंग्यू कोल्ड फील्ड्स है। कहाँ कहाँ कोयले की खदानें पाई जाती है ये भी देखो। देखो एमपी में हमें दिख गया सिंगरौली, अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ी थी, सतपुड़ा, सोहागुड़ा, जोहिला कोल्ड फील्ड, ये सारी कहाँ पे हैं, एमपी में है। और एमपी में कौन सी है, उमारिया कोलफील्ड, सतपुड़ा कोलफील्ड, पेंच और ये वर्धा वैली कोलफील्ड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भाई देखो ये याद ही करनी पड़ेंगी, जैसे भी करो आप इनको, ठीक है। तो ये याद ही कर लो इनको। देखो भाई मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख रही है, और ये जो मैप है ना ये एनसीईआरटी का मैप है, मेरे ख्याल से वो भी दिख रहा होगा आपको। और ये देखो ये आपको जो स्टार में दिख रही है ना, ये सारी कोल मतलब माइंस है, हमें कोल माइंस ही पूछी थी। देखो ये नेवेली हमने कहाँ देखी थी, तमिलनाडु में, सिंगरेनी यहाँ पे देखी थी, तलचर उड़ीसा में देखी थी, कोरबा छत्तीसगढ़ में देखी थी, ठीक है। बोकारो झरिया ये हमने कहाँ पे देखी थी, झारखंड में देखी थी, रानीगंज वेस्ट बंगाल में देखी थी। और ये देखो इधर वाली जो है ना ये आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो नाम से दे रखी थी उधर, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि समटाइम्स अगर ये आ जाए तो आप बता ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, ठीक है। तो वो हमने उसमें कवर कर लिया। तो जितने ये स्टार है, तो ये देखो हमारी मेनली जो कोल माइंस है वो कहाँ कहाँ है, उनका एरिया कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी कोल की फील्ड, कोल माइंस पाई जाती है। बस इतना मतलब माइंड में रखना है। और कौन कौन सी माइंस अब भाई नाम आजकल आ रहे हैं तो वो भी याद कर लेना, ठीक है। भाई ये लिस्ट भी देख लेना कि टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है कोल के और टॉप कंज्यूमर्स कौन है कोल के वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो सोर्स आपको दे रखा है, ठीक है। टॉप 10 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं कोल के, और टॉप 10 कंज्यूमिंग स्टेट कौन से हैं। सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना प्रोड्यूस करता है, फिर यूएसए प्रोड्यूस करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, फिर इंडिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया 4th नंबर पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये देखो कंजप्शन में देखो इंडिया 3rd नंबर पे आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि इंडिया का प्लेस कहाँ आ रहा है प्रोडक्शन में और कंजप्शन में, ठीक है। भाई ये देखो ये हमारा वर्ल्ड का दिखा रही हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे कोल पाया जाता है। जो भी आपको रेड में दिख रहा है वो वहाँ पे हर एक जगह पे कोल पाया जाता है। तो अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, देखना कि कहाँ कहाँ मिलता है। देखो अमेरिका के एक है वूमिंग उटा रीजन दिख रहा है, तो उटा रीजन किसके लिए फेमस है, कोल के लिए, ठीक है। ग्रेट लेक्स रीजन में भी, ठीक है, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन है जहाँ पे रिच कोल और आयरन के रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। देखो अब आयरन का भी आ जाए तो याद रहेगा कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर ये देखो यहाँ पे एक पिट्सबर्ग कोल सीम भी है, ठीक है। पिट्सबर्ग कोल सीम कहाँ पे है, एप्लांचियन माउंटेन रीजन, वहाँ पे भी मेनली पाए जाते हैं। अब जाते हैं साउथ अमेरिका में, तो ये नाम याद रखने हैं। ये देखो इधर कोलंबिया एंड अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया एंड अल्बर्टा के मतलब यहाँ पे भी पाया जाता है। ध्यान रखने है, बस ये माइंड में होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो सिरोजोन कोल माइन कहाँ पे है, कोलंबिया में। कौन सी, सिरेजोन कोल माइन। सेंटा कैरिना, रियो ग्रैंडे डी सोल, यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्या हैं, कोल के रिजर्व हैं। ये देखो कंसेप्शियन कहाँ पे है, ठीक है, ये भी एक कोल की माइन है। ट्रांसवेसाल, ठीक है, इनुगू, ठीक है, नाइजीरिया में, ठीक है, इनुगू। यहाँ पे देखो स्कैटर्ड, ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली में स्कैटर्ड है। इधर देखो क्या नाम लेते हैं, यूरोपियन रीजन में, इधर तो देखो मॉस्को का बेसिन है ही, रूहर वैली में पाया जाता है। साउथ वेल्स एंड रोकशायर में, मतलब अगर इंग्लैंड की बात करें वहाँ पे कैंपाइन जगह है, देखो ये कहाँ पे है, ठीक है, जर्मनी के आसपास है, स्पेन फ्रांस के आसपास है, ठीक है, कैंपाइन। तो और ये देखो पुर्तगाल और स्पेन में एस्टूरीज एंड लियोन। तो भाई देखो ये जगहों के नाम अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैसे भी करो इनको कर लो। देखो इंडिया की सारी जगह तो आपको पता ही चलेगी, ठीक है, ये सारी जगह तो मैंने बता ही दी हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन देखो यहाँ पे स्कैटर्ड है, मेनली यहाँ पे स्कैटर्ड है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। और इधर चाइना और रशिया में तो हैं ही, अजीब से ही नाम है यहाँ पे, फुशुआन, मंचूरिया, शंघाई, पिंचाओ जो भी है भाई देख लेना इनको, ठीक है। तो भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और 1-2 बार इसको रिवाइज़ कर लेना ताकि आपको ये जो चीज़ है ना ये याद रहे, ठीक है। मेजर कोल फील्ड मैंने इंडिया की भी बता दी है, वर्ल्ड की भी बता दी है, शायद आपने रिवाइज़ किया होगा, फिर से रिवाइज़ कर लो, देख लो और याद कर लो इसको, ठीक है। तो जी हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस स्पीसीज इज़ लोकली नोन एज भीमनामा, ठीक है, भीमनामा बोलते हैं इसको साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और ये एग के लेइंग के लिए एस्चुअरीज पे रिलाई करती है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इट इज़ ईजिली रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स ब्रॉड हेड विद आइज क्लोज टू द टिप
ऑफ स्नाउट गिविंग इट अ फ्रॉग लाइक अपीयरेंस, इसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी है। तो हमें बताना है किसके बारे में बात चल रही है, तो ये याद रखना है ये किसके बारे में बात चल रही है, ये चल रही है कैंटोरजिएंट सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। किसके बारे में चल रही है, कैंटोरजिएंट सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में बात चल रही है। और इसके बारे में जितनी चीज़ें थी वो बता दी गई हैं कि भाई ये किस कैटेगरी में आती है, इसकी क्या वो है, साउथ इंडिया में इसको क्या बोला जाता है। केरला का जो कासारगोड डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया में, क्योंकि उसने क्या किया अभी ना कि मतलब डिक्लेयर किए हैं ऑफिशियल ट्री, फ्लावर, बर्ड स्पीसीज ये किए हैं। और कासारगोड ने जो ये कैंटोरजिएंट सॉफ्ट शेल टर्टल है इसको भीम नाम एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज बोला है। ठीक है, इसको क्या बोला है, डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज। भाई आ जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट ने बोला, केरला के डिस्ट्रिक्ट कासारगोड ने, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो केरला का मतलब इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने ऑफिशियल ट्री, ऑफिशियल फ्लावर, ऑफिशियल बर्ड स्पीसीज़ ये घोषित किए हैं। तो ऑफिशियल स्पीसीज़ में ये इसका नाम आया था, इसीलिए ये जो है वो न्यूज़ में है, इसीलिए ये सॉफ्ट शेल टर्टल न्यूज़ में है। आपको इसका IUCN का स्टेटस भी पता चल गया। तो भाई देखो ये दिख रहा होगा आपको ऊपर। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टर्टल्स के नाम लिख रखे हैं, जैसे कि एक दे रखा है हमें ग्रीन टर्टल, उसका IUCN स्टेटस बताने के लिए मैंने किया है, ये किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एक है हॉक्सबिल टर्टल, क्या है हॉक्सबिल टर्टल, ये किस में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। एक है लेदर बैक टर्टल, ये किस में आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। लोगर हेड टर्टल भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और ओलिव रिडले टर्टल भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो ओलिव रिडले टर्टल है ये तो स्मॉलेस्ट टर्टल भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्टल भी है, तो ध्यान रखना। तो ग्रीन टर्टल इंडेंजर्ड है, एक हॉक्सबिल टर्टल है, ये हमारा किस में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और ये तीनों किस में आते हैं, हमारे वल्नरेबल कैटेगरी में। एक का स्टेटस आज हमने देख भी लिया। ठीक है, और भाई देखो अभी हमने देख लिया ओलिव रिडले टर्टल भी देख लिया। ठीक है, जो वल्नरेबल कैटेगरी में था, लेदर बैक टर्टल भी देख लिया। रेड क्राउन रूफ टर्टल नहीं देखा उसमें, तो जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखना ये सारे जो भी टर्टल्स हैं इनके नाम ये क्या है, क्या सिस्टम है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो जाता है हमारा बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें सेटलमेंट के बारे में बताना है कि जेंट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, तो जल्दी बताओ जेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नेबरहुड थ्रू द इन्फ्लक्स ऑफ मोर एफ्लुएंट रेजिडेंट एंड बिजनेसेस। जब नेबरहुड ट्रांसफॉर्म हो जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो रिच एफ्लुएंट रेजिडेंट आ जाएँ, बिजनेसेस आ जाएँ, तो उसको बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। उससे जो चेंजेस होते हैं उसको भी बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन। बस इतना ही नेसेसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो गया। सी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट अमंग यूथ के बारे में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ता क्रम होना चाहिए, मतलब लास्ट में सबसे ज़्यादा का जो है वो होना चाहिए लिटरेसी रेट और पहले सबसे कम का होना चाहिए, ऐसे असेंडिंग रेट बताना है हमें। तो हमें बताना है कि किसका कैसे है। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो है ना इसका आंसर है ये हमारा, सबसे ज़्यादा है हमारा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आता है श्रीलंका। ये वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग है। अब ये मत सोचना कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हम पीछे कैसे रह गए। नहीं भाई, ऐसे देखना कि श्रीलंका जो है वहाँ पे यूथ का 99% जो है लिटरेसी रेट है। अगर हम भूटान की बात करें, मतलब क्योंकि सेकंड नंबर पे भूटान आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे भूटान आ रहा है, उसका 98% हमारा मतलब वो लिटरेसी रेट है। इंडिया का 97% है। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो है वो 94% है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, कंबाइंड डेटा है वर्ल्ड बैंक का जो उन्होंने लिटरेसी के बारे में बताया है। ठीक है, तो बस इतना ही। अब आता है तो आता है, अदरवाइज़ नहीं आता तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो गया। सी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्शन के बारे में बताना है। ठीक है भाई, गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व्स। बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैक्सिको में सबसे ज़्यादा सिल्वर प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। उसके बाद चाइना प्रोड्यूस करता है। और जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। तो भाई देखो अब इसकी जो डेटा है वो आपको रटाई हुआ होना चाहिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये जो तीनों डेटा लिख रखे हैं ये तीनों हमारे बिल्कुल सही हैं कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन रिजर्व्स है ना वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, गोल्ड माइन रिजर्व्स। और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड को प्रोड्यूस करता है वो है चाइना। तो गोल्ड के बारे में दो चीज़ें पता चल गई, गोल्ड के रिजर्व और गोल्ड का प्रोडक्शन। गोल्ड के रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और गोल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, चाइना में। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ अब आ गई सिल्वर की।
बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक होते हैं रिजर्व, एक होता है प्रोडक्शन। तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो करता है मैक्सिको। तो बिल्कुल भाई ये सही स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल मैक्सिको जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन करता है, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी हैं, सही दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, ये देख लो भाई, इंडिया में अभी बता दिया गोल्ड और सिल्वर की बात चली थी। इंडिया में गोल्ड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन इन इंडिया। जो रेड में दे रखे हैं वो गोल्ड है, और जो ये क्या नाम लेते हैं, सिल्वर में सॉरी जो ब्लैक में दे रखे हैं वो सिल्वर वाले हैं, जहाँ पे सिल्वर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो गोल्ड कहाँ कहाँ पे होता है, मेन यहाँ पे कोलार, हुट्टी और रामगिरी, ये 3 साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, कोलार, हुट्टी और रामगिरी और सिंहभूम। और ये आपको दिख ही रहा है सिल्वर एक उदयपुर राजस्थान भी है, धनबाद भी है। ठीक है, और हुट्टी में भी कुछ सिल्वर पाया जाता है, ध्यान रखना, हुट्टी में कुछ सिल्वर भी पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो भाई जो मैंने दिखाया वो याद रखना। और मैंने दिखाया ना जो इंडिया का मैप दिखाया आपको, इंडिया के मैप में एक आपने देखा होगा उदयपुर, एक जगह का नाम देखा होगा उदयपुर। उदयपुर में एक माइन है जवार माइन, जहाँ पे मेनली होता है सिल्वर, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट माइन थी जवार माइन। तो जवार माइन किसके लिए फेमस है, मेनली सिल्वर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसलिए मैंने बता दिया। राजस्थान में है, राजस्थान में और भी माइन्स है, ऐसा नहीं है केवल जवार माइन है। जैसे कि एक तो जवार माइन है, वहाँ पे एक है सिंदेश्वर माइन, सिंदेश्वर माइन, और एक है रामपुरा माइंस। ये तीनों माइंस जो हैं वो राजस्थान में ही सिल्वर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। हुट्टी में भी सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए मैंने बता दी, मेनली 3 ही मतलब जो जगहें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए इंडिया में। एक तो कोलार गोल्ड माइन, और एक है हुट्टी वाली, और एक है रामगिरी वाली। ठीक है, एक है रामगिरी वाली। तो ये 3 जगहें काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और रामगिरी जो है वो आंध्रा में है, ये मेनली कर्नाटका में है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड का इंडिया में प्रोडक्शन जो है, गोल्ड का इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, उसके बाद आंध्रा में होता है, जो क्योंकि माइंस भी ज़्यादा वहाँ पे हैं। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन, गोल्ड माइन की बात कर रही हूँ मैं, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट गोल्ड माइन वर्ल्ड की, ठीक है, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मपोनेंग, मपोनेंग। ठीक है, MPONENG। ठीक है, मपोनेंग, ये डीपेस्ट गोल्ड माइन है, साउथ अफ्रीका में है, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट माइन है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। बस इतना ही ध्यान रखो, इतना भी कर लिया ना वो भी ठीक है, इतना रट लिया ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 ये होगा कंप्लीट। आ जाते हैं 57 पे। थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबो कंट्रीज डज नाइल रिवर पासिस। देखो नाइल रिवर कहाँ से पास होती है भाई। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको मतलब बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए कि नाइल रिवर कहाँ से पास करती है, सीधा आपका आंसर इसका सही लगना चाहिए। ठीक है, फिर भी देखो क्या क्या युगांडा से पास करती है, बिल्कुल भाई युगांडा से पास करती है। ठीक है, क्या सूडान से पास करती है, बिल्कुल पास करते हैं। क्या अल्जीरिया तो बहुत वेस्ट में चला जाता है, और गैबन भी वेस्ट में है, और वो साउथ में भी है। ठीक है, तो 2 से पास करती है, 2 से नहीं पास करती है। ठीक है, तो नील रिवर, और नील रिवर में भी 2-3 चीज़ें हैं, एक है वाइट नील, एक है ब्लू नील, ठीक है, एक है अटबारा। ठीक है, तो ये भी इसमें काउंट होती है, ये बेसिन भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये किस किस कंट्री से फ्लो करती हैं, तो टोटल 10 कंट्रीज से ये फ्लो करती हैं। ठीक है भाई, ये मैप दिख रहा है आपको, मैप में रिवर भी दिख रही होगी मेरे ख्याल से। तो ये देखो ये पूरी नाइल रिवर है। ठीक है, जो यहाँ से निकलती है ना, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया दिख रहा है। लेक विक्टोरिया पहले 3 कंट्री से सराउंडेड है, एक तो केन्या, एक युगांडा और एक है हमारा तंजाइना। लेक विक्टोरिया से निकलती है हमारी कौन सी नाइल, वाइट नाइल। ठीक है, कौन सी निकलती है, वाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से। फिर वो ज्वाइन होती है ब्लू नाइल से, और जो ब्लू नाइल है वो कहाँ से निकलती है, लेक टाना से। और लेक टाना कहाँ पे, इथोपिया में है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से है। ठीक है, फिर ये युगांडा से निकलते हुए साउथ सूडान में जाती है, साउथ सूडान से फिर ये सूडान में एंटर करती है। खार्तूम, देखो खार्तूम किस रिवर के उस पर प्रेजेंट है, नाइल रिवर के उस पर। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, और उसके बाद फिर ये इजिप्ट में एंटर कर जाते हैं। और इजिप्ट में एंटर करती है तो 2-3 सिटी इस पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि असवान सिटी कहाँ पे और किस कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं पे एक लेक नासिर भी पाया जाता है, वो कहाँ पे, इजिप्ट में है। ठीक है, फिर है लग्जर सिटी, और फिर है कायरो। ठीक है, कायरो और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट का नाम है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पे, इजिप्ट में। और इजिप्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, मतलब इसके साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, और यहाँ पे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, तो यहाँ के भी पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कायरो रिवर यहाँ से फ्लो करती है। तो ये देख लो भाई कहाँ कहाँ से ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए थे, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। दिखा दिया मैंने, अब मत बोलना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री सराउंडेड है। भाई ये क्वेश्चन प्लीज़ कर देना, ये क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। देखो अजरबैजान बिल्कुल भी ब्लैक सी से सराउंडेड नहीं है, क्योंकि ये कैस्पियन सी से सराउंडेड है। रोमानिया बिल्कुल सराउंडेड है। मोल्दोवा बिल्कुल भी सराउंडेड नहीं है, ये तो लैंड लॉक्ड है। मोल्दोवा तो वैसे भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। फिर आ जाता है यूक्रेन। यूक्रेन बिल्कुल सराउंडेड है ब्लैक सी से। ये हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री हैं, जैसे कि यहाँ यूक्रेन है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, रशिया है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ यूक्रेन है, यहाँ हमारा जॉर्जिया है, ठीक है। यहाँ हमारा जॉर्जिया है, यहाँ हमारा टर्की है, ठीक है। यहाँ हमारा रोमानिया है, और यहाँ पे हमारा कौन सा है, बुल्गारिया है। बस ये कंट्रीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे नीचे है टर्की। तो ये हमारा ब्लैक सी है, और टर्की से पास होती हैं वो 2 स्ट्रेट्स, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ डार्डिनस, और बीच में सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। तो ये है हमारा ब्लैक सी। भाई इंपॉर्टेंट है, मैंने यहीं मैं वहाँ नहीं अभी दिखाना चाहती थी, इसलिए यहीं दिखा दिया। तो ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री सराउंडेड है मैंने बता दिया। तो फर्स्ट एंड थर्ड सराउंडेड है, केवल 2 सराउंडेड है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अब दिखा दूँ क्या मैं इसका, 1 मिनट रुको। तो भाई ये मैप मैंने क्यों दिखाया, बोलेगी अब तो बेवकूफ़, बोल रहे थे कि अभी तो मैप नहीं दिखाऊंगी, मैं मन नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो इनकी पोर्ट सिटीज़ है ना, ये दिखाने के लिए मैंने दिखाया है, ठीक है, कि इनकी ये पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सी है, ठीक है, कौन सी कंट्री में कौन सी आती है, और क्या ये सच में पोर्ट पे लगती है कि नहीं लगती है। देखो जैसे कि रोमानिया में है, कॉन्स्टेंट है, ये कहाँ पे है, रोमानिया में। आजकल मैचिंग बहुत आ रही है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी। बर्गस पोर्ट सिटी कहाँ पे, बुल्गारिया में, ठीक है। वरना भी कहाँ पे है, बुल्गारिया में। सिवस्तापोल, याल्टा, ये कहाँ पे, क्रीमियन पेनिनसुला में। ओडेसा, ये तो सुन ही लिया होगा, अब तक आपने इतना पढ़ लिया होगा। सोची पोर्ट कहाँ पे है, रशिया में, ठीक है। बातूमी कहाँ पे है, जॉर्जिया में। और जितने बच गए साउथ में, ये सारे कहाँ पे हैं, हमारे टर्की में, ठीक है। ये सारे टर्की में। ओर्दू, सैमसन, जोंगुलदाक, इस्तानबुल, ओर्दू, ट्रैपजोन, तो ये सारे कहाँ पे हैं, हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। सी ऑफ मरमरा आपने देख लिया, उसके नीचे है एजियन सी, और एजियन सी के यहाँ पे है एथेंस, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं वो भी आपने देख ली। तो ध्यान रखना इसका। देखो ये मोल्दोवा उसमें आया था, मैं बता रही थी लैंड लॉक है, ये मोल्दोवा यहाँ पे है, ठीक है, यूक्रेन और यहाँ रोमानिया के बीच में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ब्लैक सी वाला। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ वाइडली एडेप्टेबल क्रॉप दैट कैन ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। इट इज़ बेस्ट प्रोड्यूस्ड इन एरिया फेवर्ड विद कूल मोइस्ट वेदर ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग पीरियड। सोइल्स विद क्ले लूम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन। कौन कौन से स्टेट में मेजर होता है, एमपी, हरियाणा, यूपी। तो हमें बताना है कि कौन सी बेस्ट डिस्क्राइब है। तो भाई ये किस क्रॉप में के बारे में बात चल रही है, ये चल रही है हमारी वीट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। आप पहचान सको तो पहचान लो। तो क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है पैंथेरा पार्डस निमर के बारे में। ये एक लेपर्ड की स्पीसीज़ है, पैंथेरा पार्डस, इसके बारे में बताना है। लेपर्ड की स्पीसीज उसके बारे में बोले कि ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लेपर्ड है। तो बिल्कुल ये वर्ल्ड का क्या स्मॉलेस्ट लेपर्ड है। ये अरेबियन डेजर्ट में पाया जाता है, बिल्कुल ये अरेबियन डेजर्ट में पाया जाता है। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में, बिल्कुल ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में भी है। तो तीनों चीज़ें के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में, पैंथेरा पार्डस निमर के बारे में। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लेपर्ड है, अरेबियन डेजर्ट में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी है। और आजकल तो आप इन्वायरमेंट देख ही रहे हो कैसा आ रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो स्पीसीज़ को। कुछ भी स्पीसीज उठा के दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान की दया से कहीं सुन ले कोई तो याद आ जाए आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि इन रशिया रेलवे अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। बोल रहे हैं कि रशिया में रेल जो है ना वो कंट्री का लगभग 90% मतलब है पार्ट। तो बिल्कुल भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। दूसरा बोल रहे साउथ अमेरिका में जो रेल नेटवर्क है, मतलब अगर बात करें अर्जेंटीना के पेम्पास में एंड कॉफ़ी ग्रोइंग जो रीजन है ब्राज़ील के, उसमें वो दोनों मिला के, मतलब अर्जेंटीना और ब्राज़ील के उन रीजन्स को मिला के जो साउथ अमेरिका का रेल नेटवर्क है वो 40% है, इन दो को मिला के ही। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि वो जो है 40% है।
थर्ड बोल रहे हैं यूएसए जो है वो पोजेस द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देखो यूएसए का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑपरेटिंग लेंथ, बिल्कुल। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया सी। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंटली द सर्वे फॉर द 11th एग्रीकल्चरल सेंसस अभी चल रहा है, तो हमें कुछ चीज़ें बतानी है जो फाइंडिंग्स आई हैं एग्रीकल्चरल सेंसस जो हमें पहले किया था उसके बारे में बतानी है, 2015-16 के बारे में। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज सिंस द लास्ट एग्रीकल्चरल सेंसस। बोल रहे हैं कि अभी जो हमारी ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वो जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ना हमारी बिल्कुल सही है कि हमारी जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स है वो बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़, एवरेज साइज़ जो है ऑपरेशनल होल्डिंग्स का वो कम हो गया है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं जो परसेंटेज शेयर है जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनका वो इंक्रीज़ हुआ है। तो याद रखना जितने भी फूड क्रॉप्स हैं ना उनका जो परसेंटेज शेयर है वो कम हुआ है। वो कितना हुआ, मार्जिनल कम हुआ है लेकिन कम हुआ है, ठीक है, बढ़ा नहीं है। जो फूड क्रॉप्स है उनका जो ग्रोस क्रॉप एरिया है वो क्या हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दे रखी है। फोर्थ है द परसेंटेज शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स है, बिल्कुल फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स का जो परसेंटेज शेयर है वो इंक्रीज़ हो गया है। और याद रखना ये परसेंटेज शेयर अगर नॉन फूड क्रॉप्स की बात कर दे, नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें, दे परसेंटेज शेयर ऑफ ऑल नॉन फूड क्रॉप्स का जो एरिया है वो याद रखना वो मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स का एरिया इंक्रीज़ हुआ और फूड क्रॉप्स का एरिया जो है वो डिक्रीज़ हुआ। ये एग्रीकल्चरल सेंसस 2015 की बात है भाई, फैक्चुअल है, याद कर लेना इसको, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक रॉन्ग है, तो 1, 2 एंड 4 करेक्ट है और सारी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्लिन प्रोसेस यूरोपियन यूनियन में किस लिए देखी जाती है, जल्दी बताओ भाई, किस लिए देखी जाती है। तो देखो बर्लिन जो प्रोसेस है ना यूरोपियन यूनियन में, ये हुआ था यहाँ पे इंक्रीजिंग रीजनल कोऑपरेशन इन वेस्टर्न बाल्कन। वेस्टर्न बाल्कन में रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बर्लिन प्रोसेस की गई थी, ठीक है। 6 बर्लिन के मतलब 6 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बर्लिन प्रोसेस मतलब कहाँ पे हुई थी ये, अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। कहाँ सबसे पहले तो हुई कहाँ थी, अल्बानिया की कैपिटल तिराना में, ठीक है। अल्बानिया की कैपिटल तिराना में सबसे पहले मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हुई थी ये बर्लिन प्रोसेस। हुई कब थी, अभी हुई है क्या, नहीं 10 साल हो गए, 2014 में हुई थी, अब 2024 आ गया है, तो 10 साल हो गए टोटल कंप्लीट। इसलिए ये न्यूज़ में किन किन कंट्रीज़ ने साइन की थी, 6 कंट्रीज़ ने ये बर्लिन प्रोसेस साइन की थी। उस 6 कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं, 6 कंट्रीज़ हैं। एक तो है अल्बानिया ही जहाँ पे हुई थी, एक तो है अल्बानिया, ठीक है। एक है हमारा बोस्निया एंड जो हर्जिगोविनिया है। एक है कोसोवो, एक है मोंटेनिग्रो, एक है सर्बिया और एक है हमारी क्या नाम लेते हैं, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बर्लिन प्रोसेस साइन की थी। ये भाई ये देखो, ये उन कंट्रीज़ का मैप दिखा रही हूँ मैं। अभी हमने बुल्गारिया और रोमानिया तो उधर देख लिए थे, ये ब्लैक सी से सराउंडेड है। उससे इधर वेस्टर्न साइड में तो वेस्टर्न बाल्कन नेशंस ने इसको साइन किया है। उसमें से मैंने बता रही थी कंट्री, एक तो है हमारी बोस्निया, एक है सर्बिया, एक है बोस्निया, एक है मोंटेनिग्रो, एक है कोसोवो, एक है नॉर्थ मैसेडोनिया और एक है ये अल्बानिया। इन कंट्रीज़ ने साइन कर रखी है कौन सी प्रोसेस, बर्लिन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस साइन कर रखी है इन्होंने साइन कर रखी है बर्लिन प्रोसेस। किस लिए साइन कर रखी है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। किस लिए साइन कर रखी है, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। भाई ये कंट्रीज़ है ना, अच्छे से देख लो, वर्ल्ड मैपिंग की है ना, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे फालतू में नहीं दिखा रही कि अपना टाइम वेस्ट करने के लिए याद ही नहीं करते हो, आगे बढ़ा लेते हो, नहीं। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, यहाँ अल्बानिया, ये जो कंट्री है यहाँ अल्बानिया, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। नोमैडिक हर्डिंग इन ट्रॉपिकल अफ्रीका डिपेंड्स मेनली ऑन कैटल। सेकंड बोल रहे हैं इन एशियाटिक डेजर्ट्स शिप गोट्स एंड कैमल्स आर रियर्ड। और तीसरा बोल रहे हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एब्सेंट इन साउदर्न हेमिस्फेयर। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि नोमैडिक हर्डिंग जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका में मेनली कैटल पे डिपेंड करती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वहाँ पे मेनली कैटल पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि एशियाटिक डेजर्ट्स में शिप गोट्स और कैमल्स रियर किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। तीसरे बोल रहे हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म साउदर्न हेमिस्फेयर में तो है ही नहीं। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल है, अफ्रीका में है, एक मेडागास्कर में भी है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका मतलब साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर,
ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताना है। सबसे पहले मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स। सेकंड बोले सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1000। थर्ड बोले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन 50। सबसे पहले देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बताना कि बोले कि हमारी 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 30 ईयर से नीचे है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमारी अप्रोक्स जो 52% पॉपुलेशन है ना, 52%, ठीक है, वो क्या है, मतलब उससे मतलब 30 से नीचे है, ठीक है, तो 52% है, तो मोर देन 50 तो हो गई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का इज़ मोर देन 1000, बिल्कुल 1020 है, वो 1000 से ज़्यादा है। ये भी सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन मतलब फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ मोर देन 50, नहीं, हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 50 से कम है, मतलब 35.2 के आसपास है, ठीक है, 35.2 है, वो 50 से ज़्यादा नहीं है, वो 50 से कम है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट इज़ एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस बाय इंडस्ट्री। बोल रहे हैं कि ये एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो डिज़ाइन किया गया है इंसेंटिवाइज करने के लिए इनवॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस बाय इंडस्ट्री। सेकंड बोले ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज टू फुलफिल एनी लीगल ओब्लिगेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड, उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। तीसरा बोल रहे हैं ICFRE इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। 3 चीज़ें हमें जो है वो दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है नोटिफाई हुआ था अक्टूबर 2023 में, अभी रिसेंटली ही ये नोटिफाई हुआ है, ठीक है, अक्टूबर 2023 में। बिल्कुल ये एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो इंसेंटिवाइज करेगा वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस को जो इंडस्ट्री करना चाहेगी उनको, इंडस्ट्री करना चाहे या फिर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़, प्राइवेट सेक्टर, कंपनीज़, कुछ भी कोई भी करना चाहे तो उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। सेकेंड है ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज टू फुलफिल एनी लीगल ओब्लिगेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ग्रीन क्रेडिट जो है अगर उस पर कोई लीगल ओब्लिगेशन है, मतलब अगर वो इंडस्ट्रीज़ ने जनरेट किया है किसी लीगल ओब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए तो उसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है ICFRE रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में सही है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट तो दिख रही है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है एशिया के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे सॉरी तियान शान माउंटेन जो है वो किर्गिस्तान और चाइना के बीच में है। दूसरे बोले बुदोइन ट्राइब जो है ये रूब अल खाली डेजर्ट में पाई जाती है। और तीसरा है लेक बैकाल जो है वो साउदर्न रशिया में है, वो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि तियान शान माउंटेन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि किर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे ही पाया जाता है। तियान शान माउंटेन तो ये फेमस माउंटेन है जो मेनली किर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे ही पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ लेक बेकाल जो तीसरे स्टेटमेंट है, लेक बेकाल साउदर्न रशिया में ही है और ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है रूब अल खाली डेजर्ट, जो ये रूब अल खाली डेजर्ट है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी है जो सऊदी अरेबिया मतलब के मेनली वहाँ पे है, एक्रो सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, यमन, वहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये क्या नाम लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया, क्या नाम लेते हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, मतलब वहाँ पे मतलब रूब अल खाली डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट रुको। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि वहाँ पे केवल और केवल एक ही ट्राइब रहती है, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पे ह्यूमंस रह नहीं सकते, लेकिन बुदोइन ट्राइब ऐसी है जो उसके एजिस पे रहती है। तो येस, रूब अल खाली डेजर्ट सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, अरेबियन डेजर्ट के आसपास है, और बिल्कुल यहाँ पे बुदोइन ट्राइब रहती है। तो याद रखना ये बुदोइन ट्राइब कहाँ पे रहती है, रूब अल खाली डेजर्ट सऊदी अरेबिया के आसपास, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में बताना है। लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया 3 स्टेटमेंट है।
सबसे पहले है इट कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 20% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटी एट ग्रोस वैल्यू एडेड। बोल रही है कि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मोर देन 20% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एक्टिविटी ग्रोस वैल्यू एडिशन में। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो 20% से हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं कि 20 जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग यूपी में सबसे, सारी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक हैं वो यूपी में है। और तीसरी स्टेटमेंट जो बोल रही हैं वो है कि इंडिया हैज़ सीन अ मोर देन 10% इंक्रीज़ इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सिंस द प्रीवियस सेंसस। बोले कि इंडिया ने देखी है मोर देन 10% इंक्रीज़ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में सिंस प्रीवियस सेंसस से। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सबसे पहले लाइव स्टॉक सेक्टर हमारी टोटल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का 20% से ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारा 20% से ज़्यादा है। कितना है, 30% के आसपास है। कितना है, 30% के आसपास, लेकिन 20% से तो ज़्यादा है ही। फिर है 20 लाइव स्टॉक सेक्टर में यूपी में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। बिल्कुल यूपी में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीज़ हुआ है लास्ट सेंसस से। ऐसा नहीं है, कितना इंक्रीज़ तो हुआ है लेकिन 10% से ज़्यादा का इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ओनली 4.6% का इंक्रीज़ हुआ है, ना कि 10% का। तो ये गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। अब ये लाइव स्टॉक सेंसस कब होता है, देखो लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल में किया जाता है। हर 5 साल में करा जाता है। और कब से चल रहा है ये, 1919 में स्टार्ट हुआ था और तब से चल रहा है ये। और क्या नाम लेते हैं, कौन करवाती है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कौन सी करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वाली मिनिस्ट्री इसको करवाती है। तो ये मिनिस्ट्री इसको करवाती है, कौन से सेंसस को, लाइव स्टॉक सेंसस को। ठीक है, सेंसस को। और क्या चीज़ें, देखो और भी काफ़ी सारी इसने रिपोर्ट्स दी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक रिपोर्ट है, मतलब यही 3 चीज़ें उन्होंने बताई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। देखो उन्होंने बोला है कि देखो ये तो सबसे, इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक कहाँ पे है, यूपी में है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इन लाइव स्टॉक कहाँ पे हुआ है, इंक्रीज़ इन लाइव स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, याद रखना वेस्ट बंगाल में हुआ है। कहाँ पे इंक्रीज़ इन लाइव स्टॉक, वेस्ट बंगाल में हुआ है सबसे ज़्यादा। फिर टोटल एग्जोटिक या अगर क्रॉस ब्रीड कैटल की बात करें, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है। अगर क्रॉस ब्रीड कैटल की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। 27% पॉपुलेशन बढ़ी है क्रॉस ब्रीड की। इंडिजीनस कैटल की पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, इंडिजीनस कैटल की पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, घटी है। कितनी, 6%। याद रखना, इंडिजीनस कैटल की पॉपुलेशन कम हुई है 6%। क्रॉस ब्रीड क्रॉस ब्रीड या फिर कैटल जो है, या फिर टोटल एग्जोटिक जो कैटल हैं उनकी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हुई है। और टोटल अगर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बोले वो इंक्रीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है वेस्ट बंगाल में। टोटल मिल्च एनिमल्स, मतलब जो दूध देते हैं एनिमल्स, टोटल मिल्च एनिमल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, टोटल मिल्च एनिमल्स की पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है 6% से। टोटल अगर बात करें बैकयार्ड पोल्ट्री की, इनकी पॉपुलेशन क्या हुई है, इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है। और कितनी इंक्रीज़ हुई है, 46% इंक्रीज़ हुई है। ध्यान रखना, कितनी इंक्रीज़ हुई है, 46% इंक्रीज़ हुई है। टोटल बोवाइन पॉपुलेशन का क्या हुआ है, बोवाइन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मार्जिनल इंक्रीज़ हुई है। अप्रोक्स 1% का इंक्रीज़ हुआ है इनकी पॉपुलेशन में। देखो भैया पॉपुलेशन की बात चली थी, 2-4 चीज़ें मैंने भी बहती नदी में हाथ धो दिए। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें और बता दी, तो ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइनर मिनरल्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इंडिया। बोले कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो माइनर मिनरल्स का है उसमें तेलंगाना का जो है वो हाईएस्ट शेयर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तेलंगाना का हाईएस्ट शेयर है अगर वैल्यू की बात करें। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं बारटाइट्स एंड मिका आर क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल्स इन इंडिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये दोनों जो है माइनर मिनरल्स में ही आते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 70 सोशल बॉन्ड्स के बारे में बताना। सोशल बॉन्ड या फिर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले सोशल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू रेज फंड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव दैट हैव अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई सोशल बॉन्ड उन्हीं को बोला जाता है। सोशल बॉन्ड ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेनली इशू किए जाते हैं ताकि फ़ंड को रेज़ किया जा सके ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका हमारे सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बिल्कुल। सेकंड है, रिसेंटली सिडबी ने इंडिया के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को लिस्ट किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जो है नाबार्ड ने जो है वो इंडिया के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को जो है 1000 करोड़ के इम्पैक्ट बॉन्ड को इशू किया है। तो सिडबी नहीं है, वो कौन है? नाबार्ड, जो 1982 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। एक आधी चीज़ अगर मैं गलत भी बोल दूँ तो आपको तो पता होंगी ना, सही है। अगर जिनको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, उसको मैं पिन कर दूँगी। समटाइम्स ऐसा तो बोलते बोलते मेरे को खुद समझ में नहीं आता, एक आधी चीज़ हो जाता है, मैं इधर उधर कर देती हूँ, ठीक है। तो अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। समझ में आया? बस यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट फेमसली नोन एज अजीनोमोटो। देखो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट को बोलते हैं अजीनोमोटो। तो उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये कॉमन फूड एडिटिव है जो मेनली फूड में फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए डाला जाता है। बिल्कुल, ये फूड में फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए डाला जाता है। सेकंड, ये सोडियम में रिच है, ये सॉल्ट का कंपोनेंट है। बिल्कुल, ये मतलब सॉल्ट में रिच है और ये सोडियम का कंपोनेंट है। और याद रखना, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी कुछ नहीं है। अगर इसको आप ज़्यादा खाओगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 71 दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। फिर आ गया हमारा, रिसेंटली डायनामिक इंजेक्शन वॉज सीन इन न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। डायनामिक इंजेक्शन के बारे में बताना है। देखो, ये कोर्ट्स देते हैं, इंजेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो कोर्ट देता है ताकि किसी को रोकने के लिए, मीन्स मान लो किसी के पास कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, उसको पब्लिकेशन करने के लिए। जैसे कि अभी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो उसके फेवर में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है, उसके पहले ही कोर्ट ने मतलब एक इंजेक्शन या फिर कोर्ट का ऑर्डर डाल दिया कि भाई उसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता है, जिसके पास उसका कॉपीराइट है वही कर सकता है। तो ये कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि उसका बिना जिसके पास कॉपीराइट है केवल वही उसको यूज़ कर सके, अदरवाइज और पर्सन ना कर सके। तो वही है, उसको बोलते हैं डायनामिक इंजेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनरल और लीडिंग कंट्री प्रोड्यूसर के बारे में बताना है। देखो भाई, याद ही कर लो ये, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली। बस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है वो कंट्री, तो लगभग मेटल्स की याद ही कर लो। जैसे कि कॉपर को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चिली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, जिंक चाइना करता है। जिंक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना प्रोड्यूस करता है जिंक को। चाइना ही सबसे ज़्यादा सिलिकॉन को भी प्रोड्यूस करता है, याद रखना, चाइना ही सबसे ज़्यादा सिलिकॉन को भी प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। और जो ये मैग्नीज़ है उसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है साउथ अफ्रीका। कौन करता है? साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट नीचे वाली रॉन्ग दे रखी हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। तो हमें पता नहीं करेक्टली मैच, तो हमारा ए आंसर सही है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, ठीक है। तो कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चिली में, चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जिंक का और सिलिकॉन का, और मैग्नीज़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है साउथ अफ्रीका में। अब रट लो इसको, ठीक है, जैसे भी रटो। 73 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैफरन कल्टीवेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सैफरन कल्टीवेटर इन द वर्ल्ड। देखो, सेकेंड है, कश्मीर सैफरन हैज़ GI स्टेटस इन इंडिया। थर्ड बोल रहे सैफरन इज़ अ पेरेनियल प्लांट। देखो, बोले कि एक मिनट, आज भाई मैं इतने में ही थक गई हूँ, अभी तो 25 क्वेश्चन भी नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 74, सैफरन कल्टीवेशन के बारे में बताना है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सैफरन कल्टीवेटर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल है। कश्मीर सैफरन को GI स्टेटस मिला है, बिल्कुल मिला है। और तीसरा है सैफरन इज़ पेरेनियल प्लांट। बिल्कुल, ये सैफरन जो है पेरेनियल प्लांट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हमारी सैफरन के बारे में ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिर मतलब इंडिया अगर सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर है सैफरन का, तो सबसे बड़ा कल्टिवेटर कौन है? याद रखना, ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरन कल्टीवेट होता है, ठीक है। ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरन कल्टीवेट होता है, बता दिया मैंने। इंडिया में अगर सेकंड लार्जेस्ट अगर है एरिया ऑक्यूपाई करता है, और मतलब प्रोडक्शन कितना करता है, टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का कितना परसेंट जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है? अप्रोक्स 7%। याद रखना, सैफरन का 7% इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो ईरान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया करता है। और भी कोई कंट्री का, येस, स्पेन एंड ग्रीस भी सैफरन को प्रोड्यूस करते हैं, ये भी बिगेस्ट में आते हैं। स्पेन एंड ग्रीस थर्ड फोर्थ पे आते होंगे ये, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना।
इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखो अभी तो हमारे जैसे कि जम्मू कश्मीर में मेनली इधर ही नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ हैं वहीं पे मेनली सैफरन को कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है कि ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में भी जो है सैफरन की कल्टीवेशन कर सके। उस प्रोजेक्ट का नाम है सैफरन बाउल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मेनली अरुणाचल और मेघालय में कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहाँ पे सैफरन को ग्रो किया जाएगा। तो ये सैफरन बाउल प्रोजेक्ट। एक नेक्टर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, NECTAR नेक्टर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, जो मेनली इसमें टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें रिसर्च वगैरह करने के लिए सैफरन कहाँ पे कैसे हो सकता है। ये जो है साइंस एंड टेक के अंडर एक बॉडी है, ठीक है। साइंस एंड टेक के अंडर एक बॉडी है, वो ये उस पर भी रिसर्च करेगी, सैफरन पे भी कहाँ क्या क्या है, ठीक है। तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 74 तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। ये भाई देखो ये वाला मैप आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल गंदा मैप बनाया मैंने, मेरे को पता है, क्या मछली बना दी मैंने तो, ठीक है। तो यहाँ पे होती है प्री मैच्योर पॉपुलेशन, यहाँ वो होती है, और फिर लास्ट वाली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई बर्थ हाई डेथ होते हैं, यहाँ पे लो बर्थ लो डेथ होती है। तो ये होती है मैच्योर पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में जो चीज़ होती है वो होती है। तो बतानी डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले देखो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जिसमें डिक्लाइन होते हैं बर्थ और डेथ रेट। देखो यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया, जिससे कि सब्सटेंशियल चेंज हो जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन की। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हमारा क्या हो जाता है, ए। पहली स्टेटमेंट सही दे रखी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में, ठीक है। जो ये पहली स्टेज होती है इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, ये है हाई स्टेशनरी, ठीक है। फिर है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, और फिर लास्ट में आ जाती है मतलब लो स्टेशनरी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो यही है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। बिगेस्ट रोड नेटवर्क वर्ल्ड में कहाँ पे है? तो याद रखना सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में वो है USA के पास। सेकंड कहाँ पे है? इंडिया में, ठीक है। सेकंड रोड नेटवर्क बड़ा कहाँ पे? इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहाँ पे? USA में। तो क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑयल सीड प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सबसे पहले दी एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बोल रहे कि जो एरिया है और जो प्रोडक्शन है ऑयल सीड का वो कंसंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और सेकंड बोले कि उड़ीसा अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। तो भाई पहली स्टेटमेंट देखो इसकी, ये पहली स्टेटमेंट जो है ना हमें बिल्कुल गलत दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि हमारा जो ऑयल सीड्स है ना वो मेनली सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया में मेनली उगाए जाते हैं ऑयल सीड्स, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में उगाए जाते हैं, नहीं, ये मेनली सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में मेनली जो ऑयल सीड्स हैं वो उगाए जाते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन वहीं पे होती है। और मैक्सिमम प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? अगर ऑयल सीड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा MP प्रोड्यूस करता है ऑयल सीड्स को, 27% कंट्री का वही MP प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा राजस्थान प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट एरिया है उसका सोयाबीन कल्टिवेशन के अंदर। तो याद रखना सोयाबीन को जो सबसे ज़्यादा जो एरिया है ना वो है महाराष्ट्र के पास। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होती है महाराष्ट्र में। 80% कंट्री की 80% सोयाबीन महाराष्ट्र में कल्टीवेट होती है। तो कहीं उड़ीसा का तो नाम अलग ही है, ठीक है, वो तो आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमें रॉन्ग दे रखे हैं। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट दिख रही है करेक्ट कोई? तो कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये था। अब देखो ये था कहाँ कहाँ इंडिया में उगाया जाता है। अगर हम ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात करें ना तो ग्लोबल ऑयल सीड एरिया में, मतलब अगर एरिया की बात करें तो 15 to 20% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, मतलब इंडिया उगाता है ऑयल सीड्स को। प्रोडक्शन कितने % करता है इंडिया ऑयल सीड्स का? 6 से 7% मतलब ऑयल का प्रोडक्शन करता है ग्लोबल की अगर बात करें। और कंजप्शन कितना करता है? मतलब कंजप्शन कितना करता है मतलब वर्ल्ड के, मतलब मान लो कि वर्ल्ड 100 कंज्यूम करता है तो इंडिया कितना कंज्यूम करता है? 9 to 10% कंज्यूम करता है। मतलब हम प्रोड्यूस कम कर रहे हैं और हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, और कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंट्री जो है मेनली इन चीज़ों को क्या करती है, इंपोर्ट भी करती है। ऑयल सीड्स मेनली जो है वो इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनको। भाई ये कुछ स्कीम्स देख लो, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखो। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ये भी एक एडिबल ऑयल के पे है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 2025-26 तक जो पाम ऑयल है उसको कितने हेक्टेयर ऐड किया जाएगा, कितने हेक्टेयर पर और लगाया जाएगा, 6.5 लाख हेक्टेयर पर, ठीक है। ऑयल पाम एरिया को एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फसल बीमा योजना सबको पता चल रही है। टेक्नोलॉजी मिशन भी चल रहा है ऑयल सीड्स पे, एक परंपरागत कृषि योजना भी चल रही है, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट की डाटा है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें बता रखा है ऑयल सीड्स के बारे में। जो इंडिया है ना, वो वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोवर है और इम्पोर्टर भी है एडिबल ऑयल का, ठीक है। और इंडिया की जो वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है वो, अगर वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी की बात करें, वो कौन सी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट है वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी, किसके बाद, यूएसए, चाइना और ब्राज़ील के बाद, ठीक है। ऑयल सीड्स कितने % क्रॉप्ड एरिया का कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी बताया था 15 से 20, ये 13% बोल रहे हैं, ठीक है। कितने % बोल रहे हैं, 13% बोल रहे हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का कितना % है, 3% है। और वैल्यू का कितना % है, 10% है। जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उनकी वैल्यू का 10% है, ठीक है। और एनुअल ग्रोथ रेट भी इनका है, मतलब देखो इनका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड ऐसे दे रखे हैं। जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एरिया है वो है 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, और जो इनका प्रोडक्शन है वो 5%, और जो इनका यील्ड है वो 2.96% लास्ट डिकेड में बढ़ा है, ठीक है। तो ये कितना % बढ़ा है भाई, देखो आजकल यूपीएससी कहीं से भी पूछ रहा है, तो कितना बढ़ा है, घटा है, ये सब चीज़ें देख लेना। 5% से ज़्यादा बढ़ा है, 5% से कम बढ़ा है, ये चीज़ देख लेना, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है, ऑयल सीड्स के बारे में। तो भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन। इनमें से सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है भाई, देखो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपको रटने ही पड़ेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा एरिया है हमारा किसका, कॉटन का, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, कॉटन का है। अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर ऑलरेडी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आपको मैप दिख रहा है, और इस मैप में जो ये आपको एरियाज़ दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे, अब नहीं दिख रहे तो अब देख लो। जो एरिया इस मैप में दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है, जल्दी बताओ भैया। अगर इस आपने बता दिया ना, फिर आपने आपको शाबाशी देना, ठीक है। तो जल्दी बताओ ये एरिया किसका है, ये एरिया किसका है। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे होती है। ये जो एरिया है ना, ये इंटीरियर पार्ट है, सेमी एरिड लैंड के, मिड लैटिट्यूड्स के, ये क्या है, इंटीरियर पार्ट्स हैं। यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की जाती है। यहाँ पे जो फार्म है उनका साइज़ कैसा होता है, यहाँ पे जो फार्म साइज़ है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, फार्म साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। फार्म साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। यहाँ पे मेनली जो एग्रीकल्चर होती है वो क्या हो जाती है, मैकेनाइज्ड होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसी होती है, मैकेनाइज्ड होती है। क्या बता रही थी मैं, मैकेनाइज्ड होती है। फार्म साइज़ लार्ज होता है। पर एकड़ यील्ड जो होती है लो होती है, लो यील्ड पर एकड़ जो यील्ड होती है वो कम होती है। और क्या नाम लेते हैं, हाई यील्ड होती है पर पर्सन, हाई यील्ड होती है पर पर्सन, ठीक है। हाई यील्ड होती है पर पर्सन, तो पर पर्सन यील्ड ज़्यादा होती है, पर एकड़ यील्ड लो होती है, फार्म साइज़ बड़ा होता है। और यहाँ पे मेनली जो एग्रीकल्चर होती है वो कैसी होती है, मैकेनाइज्ड होती है, ठीक है। बेस्ट डेवलप्ड यूरेशिया के स्टेपीज़ में, ये आपको यूरेशिया का कौन सा रीजन दिख रहा है, यूरेशिया के स्टेपीज़ में मेनली ये पाई जाती है, ठीक है। कनाडा और अमेरिका के प्रेरीज़ में पाई जाती है, कनाडा और अमेरिका के प्रेरीज़ में पाई जाती है। अर्जेंटीना के पेम्पास में पाई जाती है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स में पाई जाती है, अगर आप इनके नाम लिखना चाहो तो, ठीक है, वेल्ड्स में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और कैंटरबरी में पाई जाती है ये, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है डाउन्स एंड कैंटरबरी, मतलब ये डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का, और कैंटरबरी हो गया न्यूजीलैंड का। यहाँ पे न्यूजीलैंड हमें दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं उसी का। तो कैंटरबरी जो प्लेन्स हैं न्यूजीलैंड के, वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की बात चल रही है। तो और मेनली विटीकल्चर कहाँ पे होती है, मेनली विटीकल्चर होती है ये मेडिटेरेनियन के अराउंड, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में होती है यहाँ पे, ठीक है। ये होती है
सिस्मिक लोकेशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी प्रोन एरिया कहाँ पे है, ये कहाँ गया, ये वाला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, ठीक है। ये क्या है मेनली, ये जो इधर इधर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये एरिया है मेनली जहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया, यहाँ पे मेनली सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। कॉपर माइनिंग थोड़ा अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब मैं कैसे आऊँ, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 79, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहले बोल रहे हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर एक वेल डेवलप्ड होती है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन रीजन में, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर। सेकंड बोल रहे हैं अटलांटिक कोस्टल प्लेन, वो मेजर ट्रक फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और थर्ड बोल रहे हैं फैक्ट्री फार्मिंग जो है वो इंडस्ट्रियलाइज रीजन में की जाती है वेस्टर्न यूरोप के। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो मार्केट गार्डनिंग होती है ना, मार्केट गार्डनिंग रिलेटिवली स्मॉल स्केल प्रोडक्शन किया जाता है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स का, और उनका एज ए कैश क्रॉप उगाया जाता है, मतलब फ्रूट्स उनको एज ए कैश क्रॉप उगाया जाता है और डायरेक्टली फिर कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है, रेस्टोरेंट्स को बेच दिया जाता है, उस टाइप को बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। ये कहाँ पे होती है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं ना, जिनके पास स्पेस कम होता है, वहाँ पे मेनली किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जैसे ऐसा किया जाता है मार्केट गार्डनिंग, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ऐसा किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में ऐसा किया जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसा किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वैसे रीजन है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि मार्केट गार्डनिंग वहाँ पे होती है। फिर अटलांटिक कोस्टल प्लेन बोले कि मेजर ट्रक फार्मिंग एरिया, तो याद रखना अटलांटिक कोस्टल प्लेन जो है ना बिल्कुल एक मेजर ट्रक फार्मिंग एरिया है, ठीक है, बिल्कुल ट्रक फार्मिंग एरिया है। ट्रक फार्मिंग एरिया क्या होते हैं, ट्रक फार्मिंग एरिया होते हैं जहाँ पे फार्मर्स ओनली वेजिटेबल्स ओनली वेजिटेबल्स को उगाने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है। ट्रक फार्मिंग जिसमें ओनली वेजिटेबल्स को उगाने में ही जो फार्मर्स हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। तो बिल्कुल अटलांटिक कोस्टल प्लेन मेजर ट्रक फार्मिंग एरिया है। तीसरा बोल रहे फैक्ट्री फार्मिंग जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन्स में किया जाती है वेस्टर्न यूरोप में, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग और इंडस्ट्रियल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। मेनली फैक्ट्री फार्मिंग होती है लाइव स्टॉक को उगाना, लाइव स्टॉक को रियर करना, तो उसको बोलते हैं ये फार्मिंग। तो ये मेनली वेस्टर्न यूरोप में की जाती है। तीनों ही स्टेटमेट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 एनसीडीसी के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो एनसीडीसी बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन बोल रहे हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर बनी है। बिल्कुल भी नहीं बनी है ये। किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, ये बनी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, 1962 के अकॉर्डिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड बोल रहे हैं इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो बिल्कुल ये फाइनेंस करने के लिए पैसे देती है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड बोल रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आती है, तो सभी को पता है भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट रॉन्ग है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। इसी के मिशन 2-4 चल रहे हैं, आपने सुना होगा सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, ठीक है। मिशन सहकार 2 ये कोऑपरेशन के लिए चल रहे हैं। मिशन सहकार 22 युवा सहकार, ठीक है, ये एनसीडीसी ने ही चलाए हैं, ठीक है, ये दो तो मेनली। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2 मिनट पहले पढ़ा था, उसी वहीं दे देते हैं ये भी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ द अबोव स्टेट्स हैव अ टोटल फर्टिलिटी रेट मोर देन द नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट। बोले कि नेशनल से ज़्यादा किस स्टेट का है, नेशनल का कितना है 2.0, उससे ज़्यादा किसका फर्टिलिटी रेट है। मतलब फर्टिलिटी रेट का तो मतलब समझते होगे ना, मतलब वन वुमेन एक एवरेज लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो नेशनल तो 2.0 है। और फिर हमें बताना है कि क्या बताना है, ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, 2 से ज़्यादा किसका है। तो इसमें से देख लो भाई, क्या यूपी का ज़्यादा है, बिल्कुल यूपी का ज़्यादा है, 2.4 है यूपी का। क्या झारखंड का ज़्यादा है, बिल्कुल झारखंड का ज़्यादा है, 2.3 है झारखंड का। क्या महाराष्ट्र का ज़्यादा है, नहीं महाराष्ट्र का ज़्यादा नहीं है, इनका है 1.7। तो आपको समझ में आ गया कि यूपी का ज़्यादा है, झारखंड का ज़्यादा है, तो 2 का ज़्यादा है, 1 का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 82, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। वाटरवे 1 कहाँ से पास होता है, यूपी, बिहार,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, चारों से पास होता है। अगर आपने अगर देखा हो नेशनल वाटरवे 1, तो वैसे तो देखा ही नहीं होगा, पढ़ते कहाँ हो, देखा होगा जो, और जिसने सही किया उन्होंने देखा होगा। भाई अपने पे मत लेना पता, इसलिए मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि अरे आप तो हम सबको बोल रहे हो। नहीं बोल रही, सबको नहीं बोल रही, जिनको आ जाता है उनको नहीं बोल रही मैं, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज देख लेते हैं। भाई ये देखो मैप दिख रहा है आपको, ये हैं सारे नेशनल वाटरवेज, और शायद आपको साफ ना दिख रहे हो तो कोई नहीं, अगर आपको यहाँ ना दिखें तो कहीं और दिख लेना जाके, ठीक है। अब मेरे को मिला नहीं तो मेरे पास टाइम भी नहीं उतना ज़्यादा। देखो नेशनल वाटरवे 1 दिख रहा है आपको। नेशनल वाटरवे 1 किस रिवर पे है? गंगा रिवर पे है। कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से इलाहाबाद तक है। कहाँ से? हल्दिया से इलाहाबाद तक है। कितने किलोमीटर का? 1620 किलोमीटर का है। समझ में आ गया? पहला नेशनल वाटरवे किस पे और कौन कौन सी स्टेट्स इसमें कवर है, ये देखो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स इसमें कवर हैं। फिर आ जाता है हमारा नेशनल वाटरवे 2, ये किस पे है? नेशनल वाटरवे 2 जो है वो है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। कहाँ से कहाँ तक है? डुबरी से लेके सादिया तक है। देखो ये सादिया कहाँ पे और डुबरी कहाँ पे, ये भी देख लेना, ठीक है। कौन सी स्टेट में कौन सा है, आधे गलत करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो डुबरी और सादिया से, और इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट से पास होता है? असम, वेस्ट बंगाल से भी पास होता है। ये देखो असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय से भी पास होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 स्टेट से ये भी पास हो रहा है। फिर आ जाता है नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 3 नीचे आ जाओ, नीचे, ठीक है। नेशनल वाटरवे 3 ये यहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट कैनाल भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक है। कोल्लम साउथ में है और ये कोट्टापुरम ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे है ये। कितने किलोमीटर का? 205 किलोमीटर का है। कौन सी स्टेट में? ओनली केरला में है। फिर आ जाता है हमारा नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 4 किस किस पे है? कृष्णा गोदावरी कैनाल पे बनाई जा रही है। कहाँ से कहाँ तक है? पुडुचेरी से लेके काकीनाडा तक है। जो पुडुचेरी से लेके कहाँ पे है? काकीनाडा तक है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 4 की बात चल रही है। फिर है नेशनल वाटरवे 5 प्रपोज्ड है ये तो, ठीक है। ये किस पे बन रहा है? ब्रह्मानी डेल्टा कैनाल पे बन रहा है। और कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो गोइन खाली से लेके तलचर तक है। कहाँ से है? गोइन खाली से लेके तलचर तक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तलचर आपको दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तलचर आपको दिख रहा है, ये रहा। और गोइन खाली तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक ये बनाई जा रही है नेशनल वाटरवे 5। और नेशनल वाटरवे 6 किस पे बनाया जा रहा है? ये बराक रिवर पे बनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? लखीपुर से भंगा तक बनाया जाएगा। कहाँ से? लखीपुर से भंगा तक बनाया जाएगा। इन प्रोसेस है, 121 किलोमीटर का है। कौन कौन सी स्टेट उसमें कवर होंगी? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। कौन सी? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स इसमें कवर होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल वाटरवेज, भाई याद कर लेना, ठीक है। अभी देख लो इनको, यहाँ में इस मैप में साफ ना दिख रहा हो, अपना खोल लो कोई, वहाँ देख लो, ठीक है। और अगर टोटल की बात करें ना, टोटल नेशनल वाटरवेज की, तो कितनी स्टेट्स कवर है उसमें? 15 स्टेट्स कवर है, ध्यान रखना। टोटल वाटरवेज की बात करें तो उसमें 15 है। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कौन सी ट्राइब किस कंट्री में पाई जाती है? देखो पता ही होना चाहिए, इसमें क्या कोई मंत्र वंत्र तो पढ़ना नहीं है, ये भी पता ही होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 84, सबसे पहले है यांग शाउट कोरमोरेंट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? चाइना में ही पाए जाते हैं। माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। और मसाई ट्राइब जो है वो केन्या में ही पाई जाते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही दे रखे हैं, ठीक है। माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड में पाई जाती है, मसाई ट्राइब केन्या और तंजानिया में पाई जाती है, और यांग शाउट जो है ये चाइना में पाए जाते हैं। तीनों सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टेट। पता है मैं बहुत सारी चीज़ें ना पहले दिखा चुके हैं, अब दोबारा दिखाने में मेरे को वैसा होता है कि यार मेरा टाइम, चलो कोई नहीं दिखाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट किस स्टेट में है, ठीक है। जैसे काकरापार, ये तो आपने सुना होगा, नया अभी खुला है, मतलब नया वाला है, तो गुजरात में है, ठीक है। तो ये काकरापार कहाँ पे है? गुजरात में। नरोरा कहाँ पे है? यूपी में है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो करेक्टली मैच बताने, 2 करेक्टली मैच है, 1 करेक्टली मैच नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। ये देखो भाई ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं, ये दिख रहा है आपको। नरोरा कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। राजस्थान का तो आप छोड़ दो अभी। काकरापार कहाँ पे? गुजरात में है। तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पे? कर्नाटका में है। ये मद्रास वाला चल रहा है। और ये नीचे कुंडाकुलम कहाँ पे? तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे, ध्यान रखना, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ये देखो भाई, ये अभी मैंने दिखाया आपको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कब बना, उसकी लोकेशन क्या है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, इस लगभग सबको NPCIL कर रही है, और उनकी कैपेसिटी कितनी है। काकरापार कहाँ पे? गुजरात में है। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पे? यूपी में। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटका में। राजस्थान का एटॉमिक पावर ये यहाँ पे है, राजस्थान में ही होगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, और कुंडाकुलम जो है तमिलनाडु में है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन और कौन से चल रहे हैं? एक मद्रास में चल रहा है
कलपक्कम वाला, ठीक है, उसको कौन ऑपरेट करेगा? भवानी। देखो अब तक एक अलग नाम आया ऑपरेटर का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। राजस्थान में और भी बनाए जा रहे हैं, काकरापार में भी और 3rd 4th यूनिट डाली जा रही है, और कंडाकुलम में भी 3rd 4th यूनिट डाली जा रही है, ठीक है। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो ये हैं यहाँ पे हो सकता है कि और भी फ्यूचर में कैपेसिटी में डाले जाएं। ये देखो ये सारी स्टेट्स कहाँ पे, जगह कहाँ पे, तारापुर मद्रास कहेगा, चुटका जगह कहाँ पे, एमपी में, यहाँ भी हो सकता है, गोरखपुर हरियाणा में, देख गोरखपुर यूपी का नहीं, गोरखपुर हरियाणा में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूचर प्रोजेक्शन है। भीमपुर एमपी में बनाया जाएगा। माही बानेश्वर कहाँ पे, राजस्थान में है। हरिपुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। मिट्ठी विरदी कहाँ पे है, गुजरात में बनाया जाएगा। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। जैतपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सारे ही हैं। ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी ऑपरेशन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो फ्यूचर में बनाए जाएंगे, जो अभी प्लान्ड है, ये सारी लिस्ट एक में आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ करना हो खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर हो जाता है, बी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समक्खा सारा लामा जतारा, जो मैदाराम जतारा, इस फेस्टिवल के बारे में बोल रहे हैं कि ये तेलंगाना का एक स्टेट फेस्टिवल है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है और हर 2 साल में मनाया जाता है, बाई एनुअल मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरी, ये लार्जेस्ट ट्राइबल कॉन्ग्रीगेशन है कंट्री का, बिल्कुल ये लार्जेस्ट ट्राइबल कॉन्ग्रीगेशन है, और यहाँ पे मेनली कोया ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। तीसरे बोले, दी फेस्टिवल इन्वॉल्व टेकिंग ए होली डिप इन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी में एक होली डिप ली जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी में डिप ली जाती है, और वो उस गोदावरी की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, जाम पन्ना वागू, उसका नाम क्या है, जाम पन्ना वागू, ठीक है, ये उसका नाम है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और वहाँ पे डिप ली जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो 3rd स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1st एंड 2nd करेक्ट है। हमें पता नहीं गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो गलत हमारी केवल 3rd है, तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदुइज्म जो है वो 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस रिलीजन है क्रिश्चियनिटी के बाद। तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसके बाद 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है, क्या बोलते हैं, इस्लाम, यस इस्लाम, मुस्लिम्स या इस्लाम, ठीक है। तो वो 2nd लार्जेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत दे रखी है कि हिंदुइज़म 2nd लार्जेस्ट है, नहीं, हिंदुइज़म 2nd लार्जेस्ट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना, इंडिया में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया में 2nd लार्जेस्ट है, ना कि 3rd लार्जेस्ट है। इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट है, इन इंडिया 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ध्यान रखना इसको। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, गलत होगी। तो 2nd स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1st स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दिख रही है आपको, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट तो है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, डी। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी इंडस्ट्री किस कंट्री में है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। भाई देखो नाम ही अब आपको आने चाहिए, अब क्या कर सकते हैं उसमें, अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। सबसे पहले सरनिया जगह कहाँ पे है, ये कनाडा में है, ठीक है, याद रखना सरनिया कहाँ पे है, कनाडा में एक जगह है ये सरनिया। फिर है अबादान कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये भी ईरान में है। अबादान कहाँ पे है, ईरान में। अबादान कहाँ पे है, ईरान में, और सरनिया कहाँ पे है, कनाडा में है। मीना अल अहमदी ये कहाँ पे है, कुवैत में ही है। ये मीना अल अहमदी कहाँ पे है, ये कुवैत में है। कुवैत में एक और फेमस जगह है अल जाउर रिफाइनरी, अल जाउर रिफाइनरी, ठीक है, ये भी फेमस रिफाइनरी है कुवैत में। ये सारी रिफाइनरीज हैं, सरनिया रिफाइनरी, अबादान रिफाइनरी, मीना अल अहमदी रिफाइनरी। मैं कोई अगर मेरे को मैप मिल गया तो वो दिखाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं यही नाम लिखूँगी आपको कुछ, ठीक है। सो गाइज़ मेरे को नेट तो नहीं मिला, नेट ही नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं, मैं आपको अभी वो दिखा देती हूँ, मतलब बता ही देती हूँ कि कौन कौन से हैं। थोड़ा सा ना अच्छे से लिख लेना उनको, कौन कौन सी मेनली वर्ल्ड की रिफाइनरीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे, ठीक है। देखो एक है, देखो कोरिया में काफ़ी सारी रिफाइनरीज़ हैं, कोरिया में काफ़ी सारी रिफाइनरी हैं, जिसमें से उनके नाम है उल्सान आ जाए, उल्सान, ओनसान, देनसान और योशु। ये रिफाइनरीज़ कहाँ पे हैं, ये सारी कोरिया में है, ठीक है, कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारी रिफाइनरीज़ कहाँ पे हैं, कोरिया में है। उल्सान, ओनसान, देनसान, योशाऊ रिफाइनरीज़ की बात कर रही हूँ, यही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है, रिफाइनरीज़ वही है, ठीक है।
आबू धाबी में है एक रुवैस रिफाइनरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है रुवैस, केवल फेमस के नाम बता रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी और जो फेमस है। रुवैस कहाँ पे है? आबू धाबी में। क्या लिख रही हूँ मैं? आबू धाबी, ठीक, आबू धाबी में है, ठीक है। जुरोंग आइलैंड रिफाइनरी, आपने सुना है जुरोंग? ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जुरोंग आइलैंड रिफाइनरी। कहाँ पे जुरोंग आइलैंड रिफाइनरी? ये है सिंगापुर में। जुरोंग आइलैंड रिफाइनरी कहाँ पे है? सिंगापुर में है। जामनगर इंडिया में है। पैरागुआना कहाँ पे है? पैरागुआना रिफाइनरी अगर लिख दिया तो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। पैरागुआना रिफाइनरी कहाँ पे? वेनेजुएला में। डांगोटे रिफाइनरी कहाँ पे है? दानगोटे रिफाइनरी कहाँ पे है? ये है नाइजीरिया में। फेमस बता रही हूँ बस, ठीक है, जो याद करने लायक, अदरवाइज तो मैं बता ही नहीं रही हूँ, ठीक है। फिर है एक सऊदी अरेबिया में है रास तनूरा रिफाइनरी है। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में। रास तनूरा रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में। पोर्ट आर्थर रिफाइनरी कहाँ पे? देखो टेक्सास में है। तो एक तो यूएसए में काफ़ी सारी हैं, देखो एक तो है यूएसए की बता देते हैं, बैटन राउस, एक है बे टाउन, एक है ग्रेविले यूएसए में, और पोर्ट आर्थर। तो ये सारी कहाँ पे है? यूएसए में है, ध्यान रखना। ये रिफाइनरीज की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना फिर से। एक ताइवान में भी फेमस है जिसका नाम है मेलीलाओ। ये कहाँ पे है? ताइवान में। तो ये ना देखो कुछ है ना इम्पोर्टेंट रिफाइनरीज हैं, उनके नाम है। अब याद हो जाए तो कर लेना, नहीं हुए तो क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें से 3 दे रखे थे इसलिए मैंने और भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारा आंसर क्या हो जाता है? क्या हो गया आंसर इसका? पूछा क्या है? करेक्टली मैच पूछा है, केवल एक ही करेक्टली मैच है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट हो गया हमारा। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 हमें क्या बोलता है? 2011 के सेंसस में हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है डिक्रीजिंग ट्राइबल पॉपुलेशन की, मतलब पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए ट्राइबल की, उसके बाद उससे कम होती जानी चाहिए। तो कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा है एमपी में, फिर है हमारी, वैसे तो उड़ीसा में है सेकंड नंबर पे, फिर है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर आ जाती है राजस्थान, फिर आ जाती है छत्तीसगढ़, फिर आ जाती है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, फिर ये आ जाती है, और फिर आ जाती है यूपी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ऐसे है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी, भाई पता ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाम ऑयल इज़ वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल। सबको पता है ये चीज़, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है कि पाम ऑयल जो है वर्ल्ड का वाइडली यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है। सेकंड बोल रहे हैं पाम ट्री इज़ मेनली ग्रोन इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पाम ट्री है बोले कि वो टेम्परेट रीजन्स में ग्रो करता है मेनली। तो याद रखना जो पाम ट्री है ना वो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करता है, ना कि टेम्परेट, मतलब इसको थोड़ा सा मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर चाहिए, वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए, ना कि टेम्परेट मतलब ना कि ठंडा बहुत ज़्यादा। तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है कि ये मेनली यहाँ पे उगता है। थर्ड बोल रहे हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम एम्स टू एक्सपेंड एरिया अंडर पाम कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने की बात चल रहा है? बिल्कुल, आपने बताया भी था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कितना एडिशनल इंक्रीज़ करना है? 6.5 लाख हेक्टेयर। कितना? 6.5 लाख हेक्टेयर। कब तक? 25-26 तक, नेक्स्ट ईयर तक मान लो, ठीक है। इतने लाख हेक्टेयर तक हमें ऐड कर देना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। और हमें करंट लेवल जो है प्रोडक्शन का वो कितना बढ़ा देना है? अभी 0.35 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं, हमें 1 मिलियन टन तक ले जाना है। 1 मिलियन टन तक हमें ले जाना है बाई 2030, ठीक है। तो इसके प्रोडक्शन को, और ये स्कीम आपने देख ली। और ये जो स्कीम है ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रली सेक्टर है कि स्पॉन्सर्ड है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना। कौन सी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज़ है, वैसे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को ग्लोबली प्रोड्यूस कौन करता है? हम तो है, हमारा तो छोड़ो, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड का 60% जो पाम ऑयल है उसको इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है। इंडिया का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल पता है कहाँ खुल रही है? इंडिया की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल कहाँ खुल रही है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खुल रही है?
अरुणाचल प्रदेश। अभी भाई देखो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये स्टेट जो है ना बदल देंगे वहाँ पे और फिर समझ में नहीं आएगा आपको, और कई बार नहीं भी बदलेंगे, आपको लगेगा शायद कुछ अलग ही होगी। इंडिया के मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं? आंध्रा, तेलंगाना, केरला। लगभग 98% टोटल प्रोडक्शन इंडिया का वहीं पे होता है, आंध्रा, तेलंगाना, केरला। मतलब साउथ इंडिया में मेनली इसका प्रोडक्शन होता है अप्रोक्स 98%। ठीक है, ध्यान रखना। किसका? पाम ऑयल का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 91 पे। हमें बताना है एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के बारे में। कुट्टानाड फार्मिंग क्या है? देखो कुट्टानाड फार्मिंग केरला में होती है और ये क्या है? एक टाइप की वेटलैंड फार्मिंग है, सबको पता है ये। क्वेश्चन नंबर 92 कार टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना है, टी सेल थेरेपी के बारे में बताना है। दे आर मॉडिफाइड इन लेबोरेटरी टू एक्टिवेट टी सेल्स टू अटैक ट्यूमर। ट्यूमर को अटैक करने के लिए मेनली बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं। लाइक कीमोथेरेपी इट रिक्वायर्स मास प्रोड्यूस्ड इंजेक्टेबल और ओरल। देखो कीमोथेरेपी में आपको ओरल मेडिसिन ये सब लेनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपकी बॉडी में ये टी सेल्स डाल दी जाती हैं, फिर ये और टी सेल्स को मोटिवेट या इंकरेज करते हैं कि वो और प्रोड्यूस करे और वो इंटर नहीं करे, ताकि आपको दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। ये तो टेक्नोलॉजी है ये। तो ये स्टेटमेंट होगा कि आपको इसमें ओरल मेडिसिन या फिर इंजेक्टेबल नहीं करने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। सबसे पहले है कोल बेड मीथेन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। देखो कोल बेड मीथेन को अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस बोला जाता है, बिल्कुल इसको अनकन्वेंशनल फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि मीथेन मेनली रॉक्स में वैसे पाई जाती है, मतलब कन्वेंशनल गैस की तरह पाई जाती है, लेकिन समटाइम्स जो कोल होता है वो इसको वो कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल फॉर्म। तो ये बिल्कुल सही है, इसको अनकन्वेंशनल फॉर्म बोला जाता है। कोल बेड मीथेन इज प्राइमरली स्टोर्ड थ्रू एब्जॉर्प्शन टू द कोल इटसेल्फ रादर देन पोर स्पेस ऑफ रॉक। बिल्कुल इसीलिए इसको अनकन्वेंशनल बोला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारा आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस कोल बेड मीथेन का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, फिर होता है एमपी में, फिर होता है झारखंड में। ध्यान रखना इनको। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और भी बताना है क्या मेरे को इसमें? देखो 1 मिनट रुको यार, बताऊँ क्या? छोड़ो, इसमें कुछ है नहीं वैसे, जो बता रखा है सही एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बताना है ग्लोब में। सबसे पहले है डच एस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। बोले कि वेस्ट अफ्रीका में डच ने एस्टेब्लिश किया कोकोआ और कॉफ़ी के जो प्लांटेशन है उसको। सेकंड बोले ब्रिटिश सेटअप रबड़ कल्टीवेशन इन मलेशिया। और तीसरे बोले अमेरिकन इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट एंड शुगरकेन प्लांटेशन इन फिलीपाइंस। तो देखो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि डच ने कोकोआ और कॉफ़ी को वेस्ट अफ्रीका में वो किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डच ने नहीं करा, किसने करा? फ्रेंच ने करा। कहीं पता चले आपको लगे ऐसी स्टेटमेंट सारी सही है, मैं यही करने वाली थी, सारी सही लगा के फिर गलत करने वाली थी। ठीक है, तो ये कहाँ किसने किया? ये फ्रेंच ने किया है। ठीक है, यहाँ पे किसने, वहाँ पे उधर कहाँ कौन थे? फ्रेंच थे वेस्ट अफ्रीका में। तो वहाँ पे लगभग कंट्रीज़ की लैंग्वेज जो है ना, जो वो बोलते हैं वो भी फ्रेंच ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो फ्रेंच ने किया वहाँ पे। सेकंड है ब्रिटिशर्स ने रबड़ प्लांटेशन मलेशिया में लेके आए, वो लेके आए। और तीसरा है अमेरिकन ने काफ़ी ज़्यादा कोकोनट और शुगरकेन प्लांटेशन में फिलीपाइंस में इन्वेस्ट किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, उन्होंने फिलीपाइंस में इन्वेस्ट किया, ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। अब और क्या है, किस किस चीज़ की बात चल रही है? कोकोआ, कॉफ़ी, शुगरकेन, पता नहीं किस किस चीज़ की बात चल रही है, कोकोनट, सब कुछ की बात चल रही है। देखो अगर हम कोकोआ की बात करें ना, सीधी कोकोआ की बात करते हैं, बस कोकोआ की बात करें ना, कोकोआ ट्राइंगल पता है कहाँ पे है? कोकोआ ट्राइंगल घाना में है। ध्यान रखना, घाना की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे है कोकोआ ट्राइंगल। अगर पूछ भी ले तो कोकोआ ट्राइंगल के बारे में। अगर कोकोआ का इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन, कोकोआ का मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में माने तो कहाँ पाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर केरला में और फिर तमिलनाडु में। ठीक है, कोकोआ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्रा में होता है, फिर केरला में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है। वर्ल्ड में कहाँ पे होता है? कोटे डी आइवरी का नाम सुना होगा, कोटे डी आइवरी। ठीक है, और घाना,
ये 2 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। घाना घाना ट्रायंगल भी हमें बताया कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इन 2 कंट्रीज़ में वर्ल्ड का 60% कोकोआ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ध्यान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कोकोनट की कुछ नई वेराइटीज़ आई है, मतलब न्यूज़ में था ये, कोकोनट की कुछ नई वेराइटीज़ आई हैं। समटाइम्स वेराइटीज़ का नाम लिख देते हैं, जैसे कि एक का नाम है कल्पा सुवर्णा, कल्पा सुवर्णा किसकी है? कोकोनट की वैरायटी है। एक है VTL CH1 और CH2 ये भी किसकी वैरायटी है? कोकोनट की वैरायटी। और कल्पा सुवर्णा भी किसकी वैरायटी है? कोकोनट की वैरायटी है। किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? CPCRI ने, CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले 1916 में बना था, उसके बाद फिर ये कोकोनट वाली कमेटी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1947 में। बहुत पहले बनी हुई है वैसे तो ये, ठीक है, इसने ये किए गए हैं। तो कोकोनट के बारे में कुछ चीज़ें थी, कोकोआ के बारे में मैंने बता दिया, ये वो, ठीक है। तो बस इतना ही याद रख लो अभी, ठीक है, कोकोआ के बारे में याद रख लो, उतना ही फेमस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 बताना क्या था यार इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? करेक्ट बतानी है। तीनों सही है क्या? अरे नहीं, फर्स्ट तो रॉन्ग थी, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर 94 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोर देन 98% जो वर्ल्ड का गैलियम है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? सीधी बात है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो याद रखना वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना में प्रोड्यूस होता है। आज चाइना 3, 4, 5 जगह आ चुका है, याद रख लेना। एक चाइना लिख लेना, वहाँ पे मैक्सिमम क्या क्या है वो सारी चीज़ लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम भी होता है, गैलियम भी होता है और टंगस्टन भी होता है, ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम, गैलियम, टंगस्टन ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा चाइना में होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 आंसर सी। आ जाते हैं 96 पे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट पर वीमेन इन इज़ हायर देन द ग्लोबल एवरेज फर्टिलिटी रेट। बोले कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है पर वीमेन वो ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कि हाँ यार ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ना, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होगा। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो वीमेन है उनकी फर्टिलिटी रेट कम है ग्लोबल एवरेज से। ग्लोबल एवरेज है 2.3। ग्लोबल एवरेज कितना है? ग्लोबल एवरेज है 2.3। और अभी हमने आज पढ़ा था इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है वीमेन की? 2.0। जो नेशनल एवरेज है वो है 2.0। तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट पर वीमेन ग्लोबल से कम है, तो ये गलत है। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेल्स इन इंडिया इज़ हायर। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लड़कियों की है ना, फीमेल्स की है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये भी स्टेटमेंट गलत है। पता है ना आपको कि जो मेल्स हैं उनकी मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ओनली 71 ईयर्स है और फीमेल्स है उनकी 74 ईयर्स है, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। तो ये भी गलत दे रखी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखी है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट दोनों ही इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 97 पे। राइन वाटरवे, ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना, ग्रेट लेक्स और मिसिसिपी ओहियो वाटरवे के बारे में बात करना है। इनमें क्या चीज़ सही नहीं है? इसमें से एक जगह सारे पढ़ लो भैया। आप एक काम करो, सारे पढ़ लो और उसके बाद इसका आंसर लगाना, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ही स्टार्ट करेगा। हाँ, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूएसए विद पैसिफिक कोस्ट। बोले कि जो मिसिसिपी ओहियो वाटरवे है वो यूएसए को पैसिफिक कोस्ट से कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखना ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिख रखी है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिख रखी है, क्योंकि जो मिसिसिपी ओहियो वाटरवे है ना वो यूएसए के इंटरनल पार्ट्स को गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करता है, मतलब ईस्टर्न साइड से कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन से या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करती है, ना कि पैसिफिक ओशन से। गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करते हैं, ये तो सिंपल है, सबने देखा ही होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, और चाहे आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। फिर ग्रेट लेक्स जो यूएसए में ही है, सेंट लॉरेंस सीवे वहाँ से वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवे वहाँ पे बिल्कुल। ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मैनमेड वाटरवे, ये भी बिल्कुल सही है। राइन वाटरवे मेनली स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को कनेक्ट करता है, बिल्कुल है। तो ये सारे और सही हैं, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को अरेंज करना है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है और फिर उससे कम कहाँ है? देखो सबसे ज़्यादा वैसे तो मुंबई में है, वो दे नहीं रखा ऑप्शन में। फिर है सेकंड नंबर पे दिल्ली में है, तो सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में है ही। तो पहले क्या बोल रही हूँ मैं यार, पहले तो ये हो गया, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? दिल्ली के बाद है बेंगलोर में,
ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, हैदराबाद में। उसके बाद कहाँ पे है, अहमदाबाद में। फिर कहाँ पे है, चेन्नई में। फिर कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो बिल्कुल सीक्वेंस ही दे रखी है इसकी 1 2 3 4, ठीक है, सीक्वेंस ही दे रखी है डायरेक्ट, तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। इसमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी है, राजस्थान भी इंक्लूडेड है, बुंदेलखंड बागेलखंड का रीजन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन है। ये सोइल जो है यहाँ पे मिक्स्ड येलो रेड ब्लैक सोइल यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे मिलेट्स ग्राम पल्सेस ग्रो किए जाते हैं। वाटर की स्कार्सिटी इसकी मेन प्रॉब्लम है। एनुअल रेनफॉल जो है 50 to 100 सेंटीमीटर वेरी करता है। तो हमें बताना है किस रीजन की बात, भाई ये क्वेश्चन करो, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो ये किसके बारे में बात चल रही है, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स के बारे में बात चल रही है। सारी डिस्क्रिप्शन ऊपर दे रखा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OSEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये एक मिन्स ग्रुप था। ये क्या करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में एक पीसफुल सॉल्यूशन किसके लिए लेके आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए लेके आया था, नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के लिए लेके आया था। किसके लिए, नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के लिए लेके आए थे। उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कराने के लिए। इसमें 3 पीस प्रपोजल आए थे। एक तो थी पैकेज डील। एक तो थी इसमें पैकेज डील जो 1997 में, और कंप्लीट कोई भी डील नहीं हुई इसमें, ठीक है। एक थी पैकेज डील, ठीक है, पैकेज डील। दूसरी थी इसमें था कि आप आर्मेनियन जो फोर्सेस हैं वो बाहर निकाल लो, ये था मेनली, ठीक है। और नगोर्नो काराबाख को एक स्टेटस प्रोवाइड कर दो अलग। फिर था स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलो, मतलब आर्मेनियन फोर्सेस बाहर निकालो, उनको उनका स्टेटस दो, फिर बातचीत स्टार्ट करो, होस्टाइल रिलेशन मत रखो। तो ये चीज़ थी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में। फिर एक प्रपोजल आया इसमें, कॉमन स्टेट प्रपोजल। कॉमन स्टेट प्रपोजल, कॉमन स्टेट जो प्रपोजल था ये 1998 में आया। इसमें था कि भाई नगोर्नो काराबाख का सेपरेट पासपोर्ट दे दो, इसकी सेपरेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी दे दो, करेंसी इसके अलग दे दो, लेकिन अजरबैजान के मतलब बॉर्डर्स के अंदर इसको रख दो, ठीक है। ये 3 मेनली पीस डील इसके अंदर साइन हुई थी, मानी कोई भी नहीं गई, ठीक है, अच्छे से। तो अब ये जो मिन्स ग्रुप है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मतलब सेक्रेटरीट मान लो वियना में। कहाँ पे है इसके सेक्रेटरीट, वियना ऑस्ट्रिया में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे 1992 में क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 100 ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं गाइज, हो जाते हैं कंप्लीट। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी मैं करवाने की कि हमारे 100 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। सो कोशिश ही कर सकती हूँ मैं ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती ना कुछ। तो चलिए, ऐसा भी नहीं करना है ना कि मेरे को कि मैं हाफ एन आवर में 50 क्वेश्चन करवा दूँ, मैं उतना नहीं करना चाहती, उतना बेकार कुछ नहीं बनाना चाहती। इसीलिए आई एम लाइक मेकिंग दीज लेक्चर्स स्लोली, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा अच्छा, मतलब अगर गंदा पढ़ोगे, मतलब गंदा इन द सेंस गंदा तो क्या ही पढ़ाऊँगी मैं, कम नॉलेज मैं अगर दूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लेक्चर। सो मेरे को टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी जो भी होता है सही होता है। चलो कोई नहीं, मैं जल्दी जल्दी लेक्चर लाने की कोशिश करूँगी। सो गाइज़, अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने वीडियो देखी है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।